जी, ये करीब 5.5 एकड़ का हमारा खेत है, जिसमें हम सब्जियों की खेती करते हैं और इसमें जो हमारा मेजर जो फ़ोकस होता है, वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैराइटियाँ लगाएँ और उसकी कंटिन्यूटी बना के रखें। तो यदि कोई एक सब्ज़ी निकलती है, तो वो लगातार हम सप्लाई उसे कर पाएँ। तो इसलिए हम करीब 20 से 22 टोटल सब्जियाँ हमारी यहाँ से निकलती रहती हैं और इसका जो फ़ोकस है, वो ये है कि हम सीधे इसे निरंतरता इसकी बनाए रखें और उपभोक्ताओं तक हम इसे सीधे पहुँचाते हैं। आज आपको देखकर लग रहा होगा कि मैं यहां पर सब्जी बेच रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आए हैं एक ऐसे किसान भाई के पास जिन्होंने खेती की शुरुआत सन 2016 में की थी। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब छोड़कर उन्होंने खेती की शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि खेती करना आसान होगा, लेकिन खेती इतने उतार चढ़ाव से भरा है कि वो देखकर दंग रह गए। नई नई टेक्नोलॉजी और अलग अलग चीजें ट्राई कर कर आज वो एक सफल किसान है। आप देख सकते हैं कि ये जो सारा प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक भेजते हैं। साथ में दूसरे किसान भाइयों की भी वो मदद कर रहे हैं। प्रतीक जी, है जो आपका फार्म है, यहाँ पे खेती आप किस तरीके से कर रहे हैं वो हमें बताइए। जी, ये करीब 5.5 एकड़ का हमारा खेत है, जिसमें हम सब्जियों की खेती करते हैं और इसमें जो हमारा मेजर जो फ़ोकस होता है, वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैराइटियाँ लगाएँ और उसकी कंटिन्यूटी बना के रखें। तो यदि कोई एक सब्ज़ी निकलती है, तो वो लगातार हम सप्लाई उसे कर पाएँ। तो इसलिए हम करीब 20 से 22 टोटल सब्जियाँ हमारी यहाँ से निकलती रहती हैं और इसका जो फ़ोकस है, वो ये है कि हम सीधे इसे निरंतरता इसकी बनाए रखें और उपभोक्ताओं तक हम इसे सीधे पहुँचाते हैं। जो आप यहाँ पे फसलें कर रहे हैं अलग अलग तरीके की, वो किस तरीके से कर रहे हैं वो हमें बताइए। जी, हमारा एक तो पॉली हाउस है और ओपन में हम खेती करते हैं। तो पॉली हाउस के अंदर जैविक खेती करना थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि पॉली हाउस में वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ यदि हमने फ्रूट वेजिटेबल किया तो उसकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा होगी, जो जैविक में उतना आसान नहीं होता क्योंकि जैविक में जो न्यूट्रिशन होता है वो स्लो रिलीज़ होता है। तो वहाँ हमने फिर धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये रियलाइज़ किया कि हम लीफ़ी वेजिटेबल और रूट वेजिटेबल पॉली हाउस के अंदर कर सकते हैं। तो आज हम धनिया, पालक, मेथी, पत्ता गोभी भी हम अच्छी ले पाते हैं। जो कलर जो है हमारी पर्पल पत्ता गोभी होती है वो हम करते हैं। गाजर, मूली जो ऑफ सीज़न की होती है वो हम वहाँ करते हैं। तो पॉली हाउस के अंदर ये खेती होती है। बाहर हम छोटे-छोटे पैचेज़ में हरी सब्जियाँ लगाते हैं, सीज़नल वेजिटेबल लगाते हैं। जो ख़ास है वो 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि जो भी हम जिस भी पैच में लगा रहे हैं, वो हम थोड़ी-सी मल्टी क्रॉपिंग की कोशिश करते हैं कि यदि वहाँ कोई मक्के जैसी जो स्वीट कॉर्न है वो हम हमारी मेन क्रॉप के साथ ले पाएँ। दूसरा बड़ी चीज़ जो हम करते हैं, ध्यान रखते हैं वो ये कि हम टुकड़ों में छोटे-छोटे पैचेज़ में लगाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो मेथी जैसे 7 दिन एक खेत से निकलती है तो हम मेथी का हर 7 दिन में मेथी लगाते हैं। मूली करीब 10 से 12 दिन निकलती है एक प्लॉट से, तो वहाँ हम 10-12 दिन में मूली के प्लॉट हर 10-10, 15-15 दिन में उसको हम लगाते चले जाते हैं। तो ऐसे हम एट अ टाइम हमारी 10 से 12 वेजिटेबल और उनके भी 2-2, 3-3 लॉट, ऐसे करके हम पूरा अपना शेड्यूल तैयार करते हैं। सर, जैसे ये जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपने शुरुआत ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही की थी या बाद में स्विच हुए इसके ऊपर? जी, पहले तो रासायनिक खेती से शुरुआत हुई थी। पॉली हाउस 1 एकड़ में मैंने लगाया और रासायनिक खेती से सिर्फ़ एक ऑफ सीज़न में खेती करने का मन था। पर उसमें समस्या ये आई कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और इसके बाद मार्केटिंग में भी कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है और इतने सारे केमिकल के बाद कहीं न कहीं एक आपका जो कंसाइंस है वो भी अलाउ नहीं करता कि इतना केमिकल हम फसलों में डालें। तो ये 2 बड़े फैक्टर रहे जिससे हमने जैविक खेती की तरफ रुख किया। तो रासायनिक खेती के जो नुकसान है, इतना केमिकल, वो एक बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा, इतना खर्चा रासायनिक खेती में आ जाता है, तो खर्चे को कम करना और फसलों को, सब्जियों को सुरक्षित बनाना, वो रासायनिक खेती इस जैविक खेती की तरफ आने के 2 सबसे बड़े कारण रहे हमारे। तो सर, जो इसको समझकर एक मेरा एक और क्वेश्चन आता है। हमारा प्रोडक्शन कम है, जी, वीडिंग पे पैसा ज़्यादा लग रहा है, कुछ चीज़ें हमें सीड नहीं बना पाते, बाहर से खरीदनी है। जी। इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए तो जो मेन क्वेश्चन रह गया था पिछले में भी कि किसान प्रॉफिट कैसे कमा सकता है, वो हमें बताइए। देखिए, खर्चे वीडिंग में तो डेफ़िनेटली है और रासायनिक खेती से कहीं ज़्यादा है। वो सिंपल एक वीडीसाइड स्प्रे करते हैं और उनका काम हो जाता है।
हम वहाँ पे तो खर्चा लगभग एट पार मुझे ऐसा लगता है कि होगा या थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है। पर जहाँ हम खर्चा बचा सकते हैं वो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट शायद हुआ थोड़ा-सा ज़्यादा है कि यूरिया के बिना चीज़ें नहीं हो सकती, पर यदि ऑर्गेनिक मैटर संतुलित मात्रा में हो जाए और जो संभव है। पर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ख़ास जो एक बड़ा खर्चा है रासायनिक खेती में, जैविक खेती में, उसे हम अपना सारी चीज़ें तैयार करके, चाहे आप एफआईएम की बात करें, जीवामृत की बात करें या और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम न्यूट्रिशन तैयार करते हैं, वहाँ हम खर्चा बचा सकते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि इसकी कीमतें हमें बाज़ार में सबसे अच्छी मिल सकती हैं। रासायनिक खेती में कॉस्ट का बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति उगा रहा होता है और जब सीज़न आता है तो सब तरफ से वो चीज़ें आती हैं और आप देखते हैं कि टमाटर शायद 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो आता है। जैविक खेती में आप निश्चित कर सकते हैं कि आपको टमाटर कभी भी 20 रुपए किलो से नीचे नहीं बेचना है। आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं और उपभोक्ता को भी इससे तकलीफ नहीं होती है। आप 20 रुपए किलो यदि उपभोक्ता को यदि आप बोलते हैं टमाटर का, तो भले ही बाज़ार में रासायनिक 5 रुपए भी है, वो 20 रुपए बहुत आसानी से देने को तैयार हो जाएँगे। तो हम फार्म टू फोक में इसकी उपयोगिता बताकर, उसकी अच्छाइयाँ बताकर हम सीधे कंज्यूमर तक कनेक्ट करें, वो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव है जैविक खेती में। और उस पे हमें काम करना पड़ेगा और वो यदि हमने कर लिया तो जितनी समस्याएं इधर हैं, चाहे वो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कम होने की हों या वीडिंग की भी थोड़ी सी जो समस्या है, उन सब से हम पार पा सकते हैं। मेजर जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है वो मार्केटिंग की करनी है। सर, जैसे हमने बात की थी कि जो आपका सारा प्रोड्यूस है आप डायरेक्टली कस्टमर्स तक भेजते हैं, वो किस तरीके से करते हैं हमें बताइए। जी, हम इसमें क्योंकि हमें प्राइसिंग की समस्या आ रही थी कि हमें अपने जो प्रोड्यूस है उसकी कीमतें बहुत अच्छी नहीं मिलती, तो ये हमने रियलाइज़ किया कि सबसे अच्छा तरीका जो है जहाँ पे कीमतें हम निकाल पाएँ वो है सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचना। तो हम इसमें क्या करते हैं कि और ये समस्या सिर्फ हमारी भी नहीं थी, काफ़ी सारे किसान हैं, किसान भाई जो हैं वो सभी को एक होलसेल मार्केट में बेचना होता है जहाँ कीमतें बहुत कम मिलती हैं। समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है यदि आप जैविक खेती करते हैं। तो जैविक खेती में तो उसका और कोई मार्केट है नहीं। तो यदि आपने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद जैविक प्रोड्यूस आप लेके आए, तो फिर उसे कोई एक ऐसा मार्केट हो जहाँ जो होलसेलर है वो भी और उपभोक्ता भी दोनों से अलग से पहचाने। तो इन सब के लिए हमने ग्रीन एंड ग्रेन्स की एक स्टार्टअप एक है जिसकी शुरुआत की। तो ग्रीन एंड ग्रेन्स एक प्लेटफॉर्म है जहां जो भी जैविक किसान हैं या जो सेफ फूड वाले जो किसान हैं वो अपने प्रोड्यूस को हम तक पहुंचाएं और उसे हम उपभोक्ताओं तक सीधे लेके जाते हैं। तो प्रतीक शर्मा एक किसान के रूप में, मैं भी एक किसान हूं ग्रीन एंड ग्रेन्स प्लेटफॉर्म का। और यदि आप देखें तो ये प्रोड्यूस आज हमारी अभी तैयार हुई है जाने के लिए। अब ठंड का सीज़न ख़त्म हो रहा है तो काफ़ी कम हो गई हैं सब्जियां और अब गर्मी की सब्जियां कुछ दिन में शुरू होंगी। पर ये सब्जियां यहाँ से सारे किसानों से कलेक्ट होके भोपाल एक सेंटर पहुँचती हैं और वहाँ से फिर उपभोक्ताओं के ऑर्डर आके हम उसे सीधा होम डिलीवरी तक घर तक पहुँचा देते हैं। सर, जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जब आप खेती के अंदर आए तो शुरुआत आपकी पॉली हाउस से हुई। पॉली हाउस को आपने एक थोड़ा-सा ये बताया कि वो एक अच्छी शुरुआत नहीं थी। तो वो एक्सपीरियंस हमें बताइए, क्योंकि लोग बाग जैसे आपने जॉब छोड़ी, लोग बाग और भी जॉब छोड़ते हैं और खेती के अंदर आते हैं और कहीं न कहीं बाद में समझते हैं। वो कैसे, क्या एक्सपीरियंस था आपका, वो बताइए? जी, मुझे ये लगता है यदि आप मुझसे एक लाइन में उसका जवाब पूछें तो मुझे लगता है जब हम नौकरी छोड़ रहे होते हैं और खेती में आ रहे होते हैं तो वो अप्रोच जो होती है वो एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, जहाँ हमें लगता है कि हमें सॉल्यूशन पता है, समस्या क्या है और उसको हल कैसे करना है वो भी पता है, और उस सोच के साथ हम वहाँ से छोड़ के और आ जाते हैं। पर जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो सच्चाइयाँ यहाँ बिल्कुल अलग हैं, यहाँ पे समस्याएं अलग हैं, उनको सॉल्व करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। तो यदि मैं मेरी बात करूं तो हमारे साथ ऐसा हुआ, पॉली हाउस से शुरुआत की पर बहुत जल्दी समझ में आ गया कि पॉली हाउस हमारी इस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए जो बहुत बैलेंस्ड है, पॉली हाउस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और प्रोडक्टिविटी भी जैसे हम लगाते हैं वो अलग है बिल्कुल। खर्चे जो हम यहाँ पे इतना खर्च करते हैं, करीब 70 से 80% तक हमारा खर्चा हो जाता है जो प्राइस आप रियलाइज़ करते हैं उसकी तुलना में। तो बहुत सारी अलग सच्चाइयाँ थीं जो मुझे पता नहीं थी।
तो मेरी रिक्वेस्ट भी जो लोग आज नौकरियां छोड़ के और यहाँ आते हैं उनसे ये है कि नौकरी छोड़ने से कम 6 महीना वो उस माहौल में बिताएं, वहाँ की समस्याओं को, जो वास्तविक समस्याएं हैं, वो नहीं जो आपको बताई गई हैं या जो आपने इंटरनेट पे पढ़ी हैं, उन समस्याओं को आप समझें। और क्या आप वो करने के लिए आपका मन वही करने का है, आप वो करने के लिए सबसे ज़्यादा काबिल हैं और उसमें आप अपना भविष्य देखते हैं, तो एक अच्छी पूरी पुख्ता तैयारी के साथ आप यहाँ आएँ, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी किसी के लिए भी। तो भाइयों, यह थी हमारी प्रतीक शर्मा जी से बात। प्रतीक शर्मा जी से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अगर हम खेती के अंदर आते हैं तो हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक खास बात और हमने सीखी कि जो हमारा प्रोड्यूस है उसे डायरेक्टली कंज्यूमर तक हम कैसे पहुंचाएं। यहाँ पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर प्रतीक शर्मा जी से आपको बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सर का मेल आईडी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।